तो ये फोर्स इनटू टाइम, या फिर इसको आप कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक। अब देखिएगा कि इसमें क्या है, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 act on a body to produce the same impulse or change in momentum, then their time durations t1 and t2 should be such that F1 t1 is equal to F2 t2। हमने ये कहा कि अगर कोई दो फोर्सेस हैं हमारे पास F1 t1 और F2 t2, कोई दो फोर्सेस हैं, they act on a body to produce the same impulse, impulse का मतलब change in momentum होता है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है, और change in momentum, then their time durations t1 and t2 should be such that t1 and t2 किस तरह से होने चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं और वो सेम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रही हैं किसी भी दूसरी बॉडी पर, ठीक है, तो अगर वो सेम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो सेम इम्पल्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक फोर्स लगाई एक टाइम ड्यूरेशन के लिए तो F1 t1 हो गया इम्पल्स, फिर आप कहेंगे कि नहीं मैंने दूसरी फोर्स लगाई दूसरे टाइम ड्यूरेशन के लिए तो F2 t2 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ मेरे को ये समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए हमें इम्पल्स की बात करनी है, इम्पल्स की बात करनी है, मान लीजिए कि कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर, कुछ भारी भारी सामान है, एक के ऊपर एक कुछ सामान रखा हुआ है, और मैं आता हूँ और मैं आकर उसको पुश कर देता हूँ, धक्का देता हूँ, यानी कि मैं उसमें कोई पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैंने फोर्स कैसे लगाई, एकदम से ऐसे हाथ मारा, उसको हटा दिया तो वो सारा सामान गिर गया, ठीक है। अब वही हम ये देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा आया, तो अगर कोई छोटा बच्चा आएगा तो छोटे बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि और कुछ ऐसा हो रहा है कि इम्पल्स क्या है, इम्पल्स फोर्स का इफेक्ट है, इम्पल्स फोर्स का इफेक्ट है। मैंने इम्पल्स का एक आपको एग्जांपल ये बताया था कि एक ना मतलब हमने बैट घुमाया, बड़ी तेज़ी से घुमाया और बॉल पर थोड़ी देर के लिए हमने स्ट्राइक कराया, मतलब उसको घुमाकर बस जस्ट टच कराया है, ठीक। तो जब भी कभी कोई भी क्रिकेटर है वो बहुत लंबा शॉट अगर वो मारता है तो वो क्या करेगा, वो बैट को जरा से इंस्टेंट के लिए टच करेगा, लेकिन फोर्स लाएगा बहुत तेज, और बड़ी तेज़ी से घुमाकर लाएगा बैट को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी फोर्स ज़्यादा है तो आपको टाइम ड्यूरेशन कम रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, मतलब अगर आपने उसको ज़्यादा देर तक टच करके रखा, मतलब जिसको स्वीप शॉट बोलते हैं कि आपने ऐसे घुमा दिया बैट के साथ, तो जब आप उसको घुमाएंगे तब क्या होगा, तब वो इम्पैक्ट नहीं निकल कर आएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दो अलग अलग टाइप की फोर्सेज हो गई। एक फोर्स तो ये है कि आपने खींच कर मारा, जगह से टाइम ड्यूरेशन के लिए टच करा। एक फोर्स ये है कि आप फोर्स तो उतनी लगा कर लाए, लेकिन आपने बैट के साथ थोड़ी देर के लिए उसको घुमा दिया। तो इम्पल्स दोनों में, हमने ये कहा कि दोनों में इम्पल्स पर फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन हमने एक ऐसा केस देखा जहाँ पर दो अलग अलग फोर्सेस हैं, दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हैं, और वो सेम इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंसान है, उसने कुछ रखा हुआ सामान था, उसको ऐसे हल्का सा हाथ मारा, वो गिर गया, ठीक है। एक छोटा बच्चा वो लगा पड़ा है पुश करने में, ठीक है, धक्का दे रहा है, एक बार इसको गिराया एक बार इसको गिराया, तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो सेम चीज़ को नीचे गिराने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और उसका रीज़न क्या है कि उसकी फोर्स कम है, ठीक है। बड़े इंसान में फोर्स ज़्यादा है, तो आप ये देखिए जब फोर्स ज़्यादा है तो टाइम ड्यूरेशन, टाइम उसको कम लग रहा है, और जिसके पास फोर्स कम है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों का इफेक्ट सेम है। बड़ा जो इंसान है वो भी गिरा रहा है सामान को, छोटा बच्चा जो है वो भी गिरा रहा है। तो हमने ये कहा कि मैथमेटिकली दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा है कि सामान गिर गया, यानी कि दोनों का इम्पल्स सेम है। इम्पल्स सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है ना, इसको इधर लेकर आओ, ये हो गया F1/F2, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो गया T2/T1। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये F1 तो जो बड़ा इंसान है उसने जो फोर्स लगाई, और ये जो T1 मतलब 1 हम ले रहे हैं बड़े इंसान के लिए, तो वो जो बड़ा इंसान है वो जो फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए आप ये देखिएगा कि टाइम ड्यूरेशन T1 है, ठीक है। तो उसकी फोर्स ज़्यादा है तो टाइम ड्यूरेशन कम है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, जो छोटा बच्चा है उसकी फोर्स कम है तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर आप कहीं पर भी कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो इम्पल्स जो आउटपुट आएगा फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो उसमें क्या होता है कि टाइम बढ़ा देते हैं तो फोर्स घट जाती है, ठीक है, और टाइम घटा देते हैं तो फोर्स जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब आप ये देखिएगा
कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अब हम देखेंगे क्लियरली, इफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इम्पल्स इज लार्ज द फोर्स एक्सर्टेड विल बी स्मॉल। ये समझ में आ गया कि टाइम ड्यूरेशन लार्ज होगा तो फोर्स जो है वो कम होगी, फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जरा एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल है अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hands while catching a ball, full stop. When the ball is caught, the impulse received by the hands is equal to the product of the force exerted by the ball and the time taken to complete the catch. By moving the hands backwards, the cricketer increases the time of catch. ठीक है, शायद पहले भी एक्सप्लेन करी थी ये चीज़ कि उसने बॉल को पकड़ा, बॉल आ रही है बड़ी तेज़ी से, किसी ने बैट्समैन ने मारा शॉट, तो बॉल आ रही है बहुत तेज़ी से, तो उसने क्रिकेटर ने जो फील्डर है उसने जब बॉल को पकड़ा तो वो बॉल पकड़कर ऐसे थोड़ा सा हाथ को पीछे खींच लेता है। वो हाथ को पीछे खींचने का मतलब क्या है कि वो बॉल को उसने पकड़ा और हाथ पीछे खींचा, मतलब बॉल को रुकने के लिए वो उसका टाइम बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर वो हाथ को ऐसे रोक लेगा तो वो थक से आगे बॉल लगेगी तो बड़ी तेज़ी से चोट लगेगी उसके हाथ पर। तो इसलिए इसने क्या करा कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो फोर्स कौन लगा रहा है, बॉल लगा रही है उसके फील्डर के हाथ में। तो वो जो बॉल ने फोर्स लगाया तो अपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया तो फोर्स अपने आप रिड्यूस हो गया, क्योंकि फोर्स में और टाइम में इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर वही है कि बाई मूविंग द हैंड्स बैकवर्ड द क्रिकेटर इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कैच, द फोर्स एक्सर्टेड on his hands becomes much smaller and it does not hurt him, उससे उसको चोट नहीं पहुँचती। पहला एग्जाम्पल क्लियर। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे, तो आपको बस ये चीज़ सोचनी है कि फोर्स कौन लगा रहा है। ठीक है, फोर्स कौन लगा रहा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बॉल लगा रही है फोर्स उसके हाथ पर, तो उसके हाथ को चोट कब लगेगी, तो उसको क्या करना है, रुकने का टाइम उसका बढ़ा देना है बस। चलिए जी अगला देखिएगा। अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरीज व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर देन व्हेन ही फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड। ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर हाइट से कोई इंसान गिर जाता है और वो सीधा सीमेंटेड फ्लोर पर गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। ज़्यादा चोट इस वजह से लगेगी कि उसको गिरने में, जैसे वो गिरेगा तो उसको मतलब फाइनली रुकने में उसको टाइम ना के बराबर लगेगा, क्योंकि वो सीमेंटेड फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर हार्ड है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो एकदम से उसको रोकेगा। ठीक, तो वो जब एकदम से उसको इंसान जो गिर रहा है उसको रोकेगा तो एकदम से उसको चोट ज़्यादा लगेगी। वहीं पर अगर हम हीप ऑफ सैंड की बात करते हैं तो हीप ऑफ सैंड की प्रॉपर्टी होती है कि सैंड का अगर ढेर लगा हुआ है तो उस पर आकर गिर जाता है तो वो थोड़ा जो है डिप्रेस होता है, जो सैंड है वो डिप्रेस होता है, मतलब धंसता है थोड़ा नीचे। तो जब वो धंस रहा है नीचे तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अल्टीमेटली अभी तक रुका नहीं है। वो सैंड पे जब टच हो गया, सैंड की अपर मोस्ट सरफेस पर जब वो टच हो गया तब भी वो रुका नहीं है, शायद वो थोड़ा सा इतना दबेगा सैंड तब जाकर वो रुकेगा, तो उसको चोट ना के बराबर लगेगी। इसीलिए जो हाई जंपर्स होते हैं उनके लिए क्या करा जाता है, सॉफ्ट मिट्टी डाली जाती है। वो जो हाई जंप करते हैं, जो कूदते हैं ना, तो उनके लिए सॉफ्ट मिट्टी डाली जाती है। सीमेंटेड फ्लोर होगा तो पता है ना, फिर तो सब जख्मी होकर ही आएंगे कि क्या होगा, हाँ आ ही नहीं पाएंगे सही में, कि वो हाथ में प्लास्टर हो रहा है कि क्या हो गया, वो हाई जंप में पार्टिसिपेट किया था। On the cemented floor, the person is stopped abruptly मतलब एकदम से उसको रोका जाता है। ठीक है, so the cemented floor exerts a large force of reaction causing him severe injuries. When the person falls on a heap of sand, the sand yields or get depressed. Yields मतलब अंदर की तरफ दबता है, depressed मतलब अंदर की तरफ दबता है sand. Get depressed under his weight, the person takes longer time to stop. Full stop. This decreases the force exerted by the floor on the person. तो इससे क्या होता है कि फ्लोर जो पर्सन पर फोर्स लगा रहा है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको रुकने में टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम बढ़ा दिया तो जो फोर्स लगती है, जो झटका लगता है वो कम लगेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला है अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. ठीक है, बोला a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second.
ये कुछ गिर गया विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल आ रही है, बॉल मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या हुआ, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और इधर से बॉलर ने बॉल फेंकी तो बॉल ऐसे आ रही है यहाँ से, ठीक है। बॉल कितनी स्पीड के साथ आ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ में बॉल आ रही है, ठीक है। ये 12 मीटर पर सेकेंड क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड, ठीक। इस स्पीड के साथ वो ऐसे 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 आई, इधर जो बैट्समैन है इधर बैट से उसको बॉल को वापस हिट कर रही है, ठीक है। ये ऐसे आ रही थी, बैट से जब बॉल को वापस इस तरफ हिट कर रहा है, उन्होंने बोला कि जिस डायरेक्शन में आ रही है स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में उसने उसको वापस हिट बैक कर दिया। तो जब उसी डायरेक्शन में हिट बैक करा है तो मेरी जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ तो मुझे इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी को प्लस का 12 माना है तो इसको हमें माइनस का 12 मानना पड़ेगा, तो ये हो गई माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन बस अपोजिट हो गई, ये ऐसे इधर वाला पॉजिटिव था तो इधर वाला नेगेटिव हो गया। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, अच्छा इन्होंने मास ऑफ द बॉल ये भी दे रखा है, मास कितना दे रखा है, मास ऑफ द बॉल ये कितना दे रखा है, 0.15 kg। किलोग्राम ये मास दे रखा है। अच्छा ये फोर्स नहीं है मेरे पास, फोर्स नहीं है, टाइम भी नहीं दे रखा है, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी तो है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। और चेंज कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज़ में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इससे क्या होता है, ग्रिप मजबूत, लिखते हुए हाथ तो नहीं कांपते, उसकी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स में भी है कॉमन प्रॉब्लम, लिखते हुए हाथ स्टेबल नहीं रहता है, तो उसके लिए ये बताते हैं कि उससे थोड़ी सी ग्रिप मजबूत हो जाती है। वैसे आई कुछ बात बहुत फैशन वाला रख सकता है। चलिए, तो इम्पल्स का हम दूसरा सीखेंगे यहाँ पर रिलेशन, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mv, ठीक है। अच्छा फाइनल, अच्छा इसमें क्या करिए, m कॉमन ले लो, m तो सेम ही है 0.15 kg, v माइनस u, हाँ तो m कितनी है 0.15 और v कितना है -12, माइनस u कितना है प्लस का 12, -12 कितना हो जाएगा, माइनस का 24, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करके देखिए तो 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी आ जाए, 15 2 ज़ा 30, तो 3.60 विद द माइनस साइन, 3.60 विद द माइनस साइन। और ये हमारे पास मास था किलोग्राम, ये वेलोसिटी था मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या फिर NS लिख सकते हो, NS मतलब न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। वो कैसे, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन वो भी तो होता है, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन न्यूटन सेकंड ये लिख सकते हैं। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक, -3.60 न्यूटन सेकंड, यस सर, ठीक है। चलिए जी, अब बड़ा कॉमन लॉ करते हैं जो बचपन से पढ़ते आए हैं, कि साथ में बैठे बच्चे ने एक लगा दिया तो हमने भी उल्टा लगा दिया, भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर रहा हूँ मैं, तूने मेरे को मारा तो वो रिएक्शन था, मैंने नहीं मारा, वही वाला पढ़ना है। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो ये हमें पता ही है डेफिनेशन। उसके बाद देखिए, इफ FBA is the force exerted by body A on B and FAB is the force exerted
बाई बॉडी बी ऑन ए देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखिए ऐसा होता है कि हम ना हमेशा इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो क्या है, बताता हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, अब ये ए बी को अप्रोच करता है और दोनों टकराते हैं, दोनों टकराते हैं, ए ने बी को अप्रोच करा, दोनों टकराते हैं, ए ने बी पर एक फोर्स लगाई, तो जो ए बी पर फोर्स लगाता है उसको क्या लिखते हैं, एफ डी, अरे बी लिखेंगे, बी का मतलब क्या है कि फोर्स किस पर लगी, बी पर लगी और लगाई किसने, ए ने लगाई, ठीक है। तो ए ने बी पर फोर्स लगाई, उसको उल्टा लिखते हैं, एफ डी ए, बस सीधा सीधा ऐसे याद रखिएगा कि जब ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो उसको लिखेंगे एफ बी ए, ठीक है। जब बी ए पर फोर्स लगाएगा तो उसको लिखेंगे एफ डी बी, और वो उल्टे डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर का साइन इसके ऊपर भी लगा लीजिए ऐसे, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये तरीका है, टर्मिनोलॉजी ये है कि जिस पर भी फोर्स लगती है वो ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो पहले लिखा जाता है, जो फोर्स लगाता है वो बाद में लिखा जाता है। तो एफ बी ए का मतलब फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो एफ बी ए वेक्टर है इट इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्शन था, ठीक है, और ये रिएक्शन था, इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अपोजिट है तो इसलिए माइनस है, अपोजिट का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, ठीक है। चलिए ये हुआ। इसके बाद आप ये देखिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला पॉइंट है न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस, बाद में करने का न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस, यानी कि फोर्स का नेचर कैसा भी हो, फोर्स के ना दो तरीके के नेचर होते हैं। एक नेचर होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो वाली फोर्स होती है जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर डिपेंड नहीं करती मतलब ये है कि वो महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट क्या, वो पूरा पहले बैट को घुमा देता है और फिर उसके बाद मारता है, तो जो फोर्स आ रही है वो कितना पाथ फॉलो करती है, अरे बैट को पहले ऐसे घुमाया, फिर इधर से आया, फिर इधर से ऐसे मारा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या जिस डायरेक्शन में उसने ये वाला शॉट खेलकर जिस डायरेक्शन में बॉल को पहुंचाया, क्या किसी और शॉट से बॉल को उस डायरेक्शन में नहीं पहुंचाया जा सकता, पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो शॉट फेमस क्यों है उसका, क्योंकि उस शॉट से जो बॉलर है, फील्डर है, उसको ये आइडिया नहीं लगता कि ये बॉल जाने किधर वाली है, किधर को घुमाने वाला है उसको, क्योंकि उसने तो वो चरखी घुमा दी बैट की, ठीक है, तो वो कंफ्यूज्ड है अभी। नहीं तो जब प्रैक्टिस होती है क्रिकेटर्स को तो उनको पता रहता है कि इसने बैट ऐसे उठाया है या पैर ऐसे उठाया है तो ये इधर को शॉट खेलेगा, तो इस वजह से वो बड़ा फेमस हो गया था उसका शॉट। तो हमने ये कहा कि एक तरफ तो ऐसे घूम कर आया बैट और फिर उसे शॉट मारा, एक खिलाड़ी ऐसा उसने इधर से ऐसे मार दिया तो वो चला गया उसी डायरेक्शन में, तो इफेक्ट तो सेम निकल कर आया ना, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग फॉलो करी फोर्स ने। तो हम ये कहते हैं कि जो भी फोर्स डायरेक्शन पर या पाथ पर डिपेंड नहीं करती उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं, और एक फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करती है उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है इम्पॉर्टेंट थर्ड लॉ का, कि वो नेचर ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, है ना। कैसी भी फोर्स हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सारी फोर्सेस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। हम अपना हाथ ऐसे बोर्ड पर मार दें तो एक्शन किस पर हो रहा है, बोर्ड पर हो रहा है, फिर हल्का सा हमारे हाथ में भी झंझनाहट होगी क्योंकि हमने हाथ मारा है यहाँ पर, तो रिएक्शन किस पर हुआ, हमारे हाथ पर, एक्शन किस पर हुआ, बोर्ड पर, रिएक्शन किस पर हुआ, हमारे हाथ पर। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करें, एक्शन और रिएक्शन। थर्ड है
द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली हम ये देखते हैं कि जब भी कभी एक्शन मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, जैसे ये वाला एक फोर्स है और ये वाला एक फोर्स है, तो यहाँ पर फोर्स की इफेक्ट की बात हो रही है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, हम बीच में खड़े हैं, ठीक है, तो एक बंदा इधर से आता है, वो हाथ खींचने लगता है कि नहीं 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 मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो। दूसरा इधर से आता है, नहीं नहीं मेरे साथ चलो। दोनों ने बराबर फोर्स लगाई, तो इधर भी खींच रहे हैं और इधर भी खींच रहे हैं, तो होगा क्या, हम कहीं मूव तो नहीं करेंगे, हम कहीं मूव तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स जो है वो कैंसिल आउट कर रही है? वो कैंसिल आउट नहीं कर रही है एक दूसरे को, उसका इफेक्ट आ रहा है। थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, हमने छोड़ा हाथ यहाँ से, ठीक है ना, दर्द कर रखा है तो खींच कर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम ये कहेंगे कोई एक बॉडी है वो इधर से भी प्रेस करने लगे, इधर से भी प्रेस करने लगे, तो वैसे तो हम स्टेबल खड़े हो जाएंगे कि हमारा मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा, लेकिन दर्द तो होने लगेगा ना। तो ये जो फोर्सेज होती हैं, जो अपोजिट इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होती हैं, वो कैंसिल आउट नहीं करती कभी भी किसी को, है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती। कैंसिल आउट करने वाली जो फोर्सेज है वो भी मैं बताऊँगा आपको। अच्छा, अब देखिएगा, द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। फोर्थ है, no action can occur in the absence of a reaction, no action can occur in the absence of a reaction। तो रिएक्शन के एब्सेंस में कोई भी फोर्स अकर कर ही नहीं सकती। जैसे कि अगर मान लीजिए रिएक्शन ही नहीं दे रहा ये बोर्ड रिएक्शन ही नहीं दे रहा, रिएक्शन कब नहीं देगा, रिएक्शन नहीं दे रहा मतलब मैंने ऊपर हाथ मारा तो वो हाथ अंदर जाता चला गया, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा, मतलब वो स्टॉप्ड नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने फोर्स अप्लाई करी है, तो वो फोर्स ना अप्लाई होती ही चली जाएगी, मतलब उस फोर्स के साथ साथ जो बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो जाता ही चला जाएगा, और कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, वो रुक नहीं सकता फिर, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स के एब्सेंस में कोई भी फोर्स काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो फोर्स अगर है, मतलब अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होना ज़रूरी है। सोचिए कि एक रिएक्शन फोर्स, अरे बस ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हो कि नसें निकाल रहे हो? पढ़ाई में लगा लो दिमाग, इनमें कुछ रखा नहीं है इन चीज़ों को। एग्जाम्पल्स ऑफ, हाँ हाँ ऐसे ही चल रहा है अभी। चलिए जी, एग्जाम्पल देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल पहला है बुक कैप्ट ऑन अ टेबल। अब मैं ना पेज नंबर 17 पर, बुक कैप्ट ऑन अ टेबल। तो एक टेबल है, ये टेबल है, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है। तो जो बुक का जो वेट है, वेट नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, और जो रिएक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा। तो वेट जो होता है ना, वेट का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मास है, तो मास का जो यूनिट है, मास की यूनिट तो होती है ऐसा यूनिट किलोग्राम। मान लीजिए कोई बॉडी 5 किलोग्राम की है, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप इसका वेट बताइए, तो वेट जो है वो केजी में नहीं होगा, वेट होगा न्यूटन में। न्यूटन जो है वो तो फोर्स की यूनिट होती है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ वेट एक फोर्स ही, ठीक, वेट फोर्स होता है। तो जो वेट है वो कैसे निकाला जाता है, m/g। तो आप ये कहेंगे कि फोर्स है, तो फोर्स में तो फोर्स का जो हमको फॉर्मूला पता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये मास इनटू जी कैसे हो गया, तो ये जो जी है ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जैसे ग्रेविटी नहीं है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है वो ऊपर से गिरती है,
ठीक है, तो हमने किसी भी चीज़ को ऊपर से गिरा दिया, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, कहीं से भी हमने गिराया, तो वो चीज़ जब है वो जब नीचे जाती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। तो वो बढ़ती क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 है ना, 49 न्यूटन आ गया। अब आप ये देखिए, ये जो 49 न्यूटन है ये क्या है? ये 5 किलो की अगर कोई बुक है, बुक वैसे 5 किलो की नहीं होती है, 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट हो गया 49 न्यूटन। तो वो वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो वेट नीचे की तरफ लगेगा तो ये तो अगर मान लीजिए ये जो टेबल है, ये टेबल ग्राउंड से चिपकी हुई है ना, ग्राउंड का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। अगर टेबल को ग्राउंड का सपोर्ट ना मिलता तो टेबल तो चलती चली जाती, धंस जाती, पाताल तक चली जाती। पाताल समझ रहे हैं ना, अर्थ का सेंटर। ठीक, कोई भी जब ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी कहाँ तक लगेगी? सुनना जरा कि ग्रेविटी जो है वो ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं ना यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा हूँ, ग्राउंड पर खड़े होकर हमने बॉल को उछाल दिया, ऐसे बॉल ऊपर गई नीचे आ गई, यहाँ पर आकर गिरी बॉल। ठीक है, अब हमने कहा कि अर्थ लगाती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अर्थ लगाती है। तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा तो गड्ढा खोदते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, उसने 2 फुट 3 फुट या 4 फुट या 10 फुट गड्ढा खोद दिया। तो अब क्या वो उस अर्थ के सरफेस पर, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इतना गहरा गड्ढा खोद दिया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये यहीं पर आकर रुक जाएगी? बस यहीं रुक गया। तो क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तो अर्थ तक ही लगती है, अर्थ के सरफेस तक। भाई ग्रेविटी का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी वहाँ तक लगेगी, कहाँ तक? अर्थ के सेंटर तक। अर्थ के सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक एक्चुअली पहुँचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉल्टन लावा भरा हुआ होता है। तो लोगों ने पहुँचने की कोशिश करी, लेकिन किसी किसी जगह पर खुदाई करते चले गए तो किसी किसी जगह पर कोई मिनरल्स निकल कर आ गए, कहीं पर ऑयल निकल गया, कहीं पर पानी निकल गया, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो वो चीज़ इतना डीप एक्सकैवेशन पॉसिबल हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस थी उससे ये देखा गया कि जितनी भी गहराई तक हम गए तो हमने ये देखा कि बॉल कहीं पर भी जाकर रुकी नहीं, कि हवा में जाकर अटक गई। अब ये तो चीज़ हुई गहराई की। अब एक चीज़ होती है ऊंचाई की, कि कितनी ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। तो एक टर्म है, आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सिलेबस में है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो मिशन मंगल फिल्म में देखा भी हो कि इसको एस्केप वेलोसिटी से बॉडी को, रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी से भेजा जाता है। एस्केप वेलोसिटी से क्यों भेजते हैं? एस्केप वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वो वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी से अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को भेज दिया, यहाँ से फेंक दिया, ठीक है, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। मतलब अर्थ अब उसको जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी अपने पास। तो जब अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो फिर वो स्पेस में जाकर ना वो चीज़ फ्लोट करने लगती है। कहते हैं ना हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, अरे कहाँ लॉन्च कर दिया? कोई बड़ा पोल लगाकर उस पर फिक्स कराएगा उसको सेटेलाइट को, तो कुछ करना नहीं पड़ता है उसको। क्या है कि रॉकेट से इतनी वेलोसिटी के साथ आपको भेजना होता है कि वो मतलब वहाँ पर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर पहुँच जाए। और जब बाहर पहुँच जाता है, अब ग्रेविटी तो उस पर लग रही है, फ्लोट कर रहा है, आराम से फ्लोट कर रहा है। हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ये सैटेलाइट वहाँ पहुँच गया। अच्छा, तो उसकी खुशियाँ क्यों मनाई जाती है? पूरे पूरे देश खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ भाई हमारा सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। और क्या उसमें लॉजिक लगाया जाता है? उसमें सारी चीज़ें ये देखी जाती है, स्पेस एक्सपर्ट भी होते हैं, वो सारी चीज़ें ये दिमाग में लगाते हैं कि रास्ते में, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग बहुत आती है, सैटेलाइट को भेजने में कॉस्टिंग बहुत आती है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई जो है फ्रोजन बॉडी उसके साथ टकरा जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो वो उस चीज़ का पूरा रडार से अंदाज़ा लगाकर और फिर उसको एक डायरेक्शन में भेजते हैं। ये नहीं कि उसके अंदर कोई मोटर लगेगी और रिमोट से यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इधर वो आ रहा है तो राइट टर्न ले ले, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, नहीं, वो पूरा प्रेडिक्शन करके। प्रेडिक्शन किस तरीके का? प्रेडिक्शन ऐसा कि ट्रेन जा रही है, प्रेडिक्शन ऐसा कि ट्रेन जा रही है और आप यहाँ खड़े हो, आपको ये बोल दिया गया कि बेटा पत्थर मारना है, तेरे को जो चौथे डब्बे में बैठा हुआ है ना उसके मुंह पर लगना चाहिए बिल्कुल सीधा, ठीक है, तो ये करना है तेरे को। कि क्यों भाई क्यों ये ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? कह रहे हो मेरे को मार के भागा था कल, ठीक है, अब मैंने देख लिया चौथे डब्बे में बैठा हुआ, उसके लगना चाहिए, गाल पर लगना चाहिए बिल्कुल, उसने भी मेरे को चाटा मारा था, ठीक है, तो मैंने तू भी मार दे, नहीं मैं नहीं मार सकता ना, उसने पकड़ लिया तो वो ज़्यादा ताकतवर है, वो मेरे को कूट देगा पकड़, है ना। तो ये है कि पत्थर आकर लगना चाहिए, उसको सज़ा मिल जानी चाहिए बस,
तो फिर अंदाज़ा लगाया गया कि अच्छा ट्रेन इतनी वेलोसिटी के साथ जा रही है, मैंने पत्थर फेंका, ये इतनी वेलोसिटी के साथ गया, तो इतनी देर में, जितनी देर में पत्थर वहाँ तक पहुँचेगा उतनी देर में 3 डब्बे निकल चुके होंगे, कंपार्टमेंट में सबसे आगे बैठा हुआ है, सही है भाई, इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक डाल इसको, ठीक है। तो वो अंदाज़ा लगाया, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन, ठीक। अब उसमें यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये फ्रोजन बॉडी है, ये ऐसे आ रही है, एक फ्रोजन बॉडी अपर एटमॉस्फेयर पर, वो अपर एटमॉस्फेयर में वो इतनी घंटे बाद या इतने दिन के बाद इस एरिया से गुजरेगी, और जब हम अपने रॉकेट को भेजेंगे तो वो इतने एरिया, मतलब इतने दिन के बाद वो यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, कई दिन लगते हैं उसको पहुँचने में। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि अच्छा इतनी देर में ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी और फिर हमारा रॉकेट साफ निकल जाएगा, उसको सेफ पैसेज मिल जाएगा। तो स्पेस में कुछ ना कुछ हलचल चल रही होती है, उस सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ये देखा जाता है कि सेफ पैसेज कब मिलेगा उसको, तो इसलिए सैटेलाइट लॉन्च बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर, अब मैं वापस से अपने टॉपिक पर आता हूँ। हम जब भी ये कहेंगे कि जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो स्टेबल इस वजह से है कि उसको रिएक्शन फोर्स कहाँ से मिल रही है, अर्थ से मिल रही है उसको रिएक्शन फोर्स। तो अर्थ पर टेबल रखी हुई है, तो टेबल को कौन रोके हुए है, अर्थ रोके हुए है। अब जो टेबल है वो बुक को रोके हुए है, तो क्या है कि बुक का जो फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन जो टेबल है, टेबल इस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो रिएक्शन फोर्स इज टेकन एज आर, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती है, ठीक। अगेन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट कर देगी तो बुक में तो वजन ही नहीं रहेगा कुछ, है ना, वेटलेस हो गई, कैंसिल आउट कर देगी रिएक्शन में, इसलिए वेट ही नहीं है इसमें, ठीक। तो ये ऐसे नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। While walking, we press the ground action with our feet slightly slanted in the backward direction, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो होता क्या है कि हम सीधा नहीं रखते इस तरीके से पैर, हमारा पैर ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। कोई सीधे पैर से चल जाए, सीधे पैर से चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप सीधा पैर रखो और सीधे पैर से आप चलते चले जाओ। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको हल्का सा ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो वो जिमों में होती है ना, वो ट्रेडमिल, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि क्योंकि वो रोलर पर घूमती है, आप उसको पीछे पुश करते हो तो वो जो बेल्ट है उसकी वो पीछे की तरफ जाती है और आप आगे की तरफ जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत ताकत है, आप पूरी अर्थ को घुमा रहे हो, आप चल रहे हो तो आप पूरी अर्थ को घुमा रहे हो। बंद कर देना, लकड़ी वाला बंद। अभी 5 मिनट वेट करो, बस स्टार्ट। तो क्या होता है कि हमने फोर्स लगाया, हमने ऐसे सीधा रखा, पैर जो है ग्राउंड पर रखा हुआ, पैर को थोड़ा सा हमने मतलब थोड़ा सा स्लंटेड कर रखा है, और फिर हम क्या करते हैं, अर्थ को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, तो कर नहीं पाते, अर्थ जरूर हमें आगे पुश कर देती है। तो हम एक्शन किस पर कर रहे हैं, ग्राउंड पर, और ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो वो लॉन्ग जंप पर आता है दौड़ता हुआ बहुत तेज़ी से, तो दौड़ता हुआ आता है तो वो लास्ट जो पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट पर आके अपने पैरों को ही ग्राउंड पर मारता है बहुत तेज़ी से। तो जब वो पैरों को ग्राउंड पर मारता है तो जितनी ताकत के साथ वो पैरों को ग्राउंड पर मारेगा, और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, यानी कि इम्पल्स बहुत ज़बरदस्त होता है उसमें, और वो फोर्स उसके अंदर ज़्यादा कैसे हो गया, अपने वजन से ज़्यादा तो फोर्स नहीं हो सकता किसी में, लेकिन कैसे बढ़ा फोर्स, क्योंकि वो दौड़ता हुआ आ रहा था, यानी कि एक्सेलरेशन था उसके अंदर, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन था। तो जब उस एक्सेलरेटेड मोशन में वो आएगा तो आते ही वो एक कम इंस्टेंट के लिए फोर्स को लगाएगा नीचे, तो जैसे ही फोर्स को लगाएगा तो उतनी ही स्पीड से वो आगे जाएगा। कोई भी इंसान, कोई भी लॉन्ग जंपर जो है वो एथलीट बड़ा ज़बरदस्त होता है, जो भी लॉन्ग जंपर है, मतलब वो दौड़ता बहुत तेज़ी से है। कोई ऐसा थोड़ी देखा वो आ रहा है धीरे धीरे और कूद गया, है ना, तो ऐसा तो वो साउथ की फिल्मों में ही होता है, वैसे नहीं होता। नहीं सर, बॉलीवुड साउथ, हाँ साउथ आपका ठीक हो गया, बॉलीवुड, हाँ बॉलीवुड में भी आजकल होने लगा है, ठीक है। तो while walking we press the ground action with our feet slightly slanted in the backward direction,
The vertical component of the force of reaction balances our weight and the horizontal component enables us to move forward as shown. अब सुनिए, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम किस तरीके का है? देखो ये जो है ना, मैंने हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना दी और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर समझिए, हमने इस पॉइंट पर अभी फोर्स लगाया पीछे की तरफ। हम चल रहे हैं तो हमारा पैर थोड़ा सा स्लांटेड है, तो इस पॉइंट पर मैंने अभी अपना पैर पीछे की तरफ उससे ग्राउंड को पीछे पुश करने की कोशिश करी। तो जब हम स्लांटेड रखते हैं किसी चीज़ को, अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो फोर्स कैसे लग रही है? नीचे की तरफ। जब हम उसको स्लांटेड यानी कि टेढ़ा कर रहे हैं तो फोर्स भी टेढ़ी लगेगी, फोर्स ऐसी लग रही, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स जो इस तरीके से लगी है तो फिर और ज़्यादा डीप में चले गए। अच्छा, फोर्स ऐसे लगी है तो जो रिएक्शन है इसका वो भी ऐसे ही होगा। रिएक्शन है, रिएक्शन को आर बोलते हैं भाई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर तो हमें प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ जाना चाहिए था ऐसे, ये समझे? फिर तो हमें उड़ जाना चाहिए था। एक्चुअली हम चल रहे हैं, हम उतनी फोर्स नहीं लगा रहे कि हम उड़ जाएंगे। हाँ, जब हम दौड़ते हैं तो हर जो भी बंदा दौड़ता है तो एक इंस्टेंट ऐसा भी होता है कि वो हवा में भी रहता है, ठीक है। कि इधर से पहला जो नीचे वाला पैर है वो मारा और आगे वाला पैर अभी ग्राउंड पर टच नहीं कर रहा है। तो एक इंस्टेंट पर अगर एक्सट्रीमली स्लो मोशन करके किसी दौड़ने वाले की वीडियो देखी जाए तो आपने कई बार देखा भी होगा कि भाई दोनों ही पैर हवा में हैं उसके, ठीक। अच्छा, वापस क्यों आ जाता है फटाफट ज़मीन पर? क्योंकि ग्रेविटी कंटिन्यूसली उसको खींचे जा रही है नीचे, बेटा उड़ना नहीं है, ज़मीन पर आ जाए, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये जो फोर्स लगाई तो फोर्स में हमने देख लिया कि भाई एंगल कितना लिया, एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। फिर कितने पर आप फोर्स लगा रहे हैं? आप थीटा एंगल पर लगा रहे हो। तो भाई ये वाला जो फोर्स है, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी ग्राउंड के साथ में एंगल थीटा बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये थीटा हो गया। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, जो अलोंग द लाइन होता है ना, एंगल इस लाइन के साथ जो कंपोनेंट बनाता है दैट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा। और जो इस पर परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये कहलाता है आर साइन थीटा, ठीक है। अब कोई इंसान सीधा चले, टेढ़ा चले, किसी भी तरीके से चले, उसमें जो वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता रहेगा, वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ लगेगा। तो वेट जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल है, डब्ल्यू आर साइन थीटा, ये दोनों, क्योंकि ये फोर्स और मतलब एक्शन और रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये जो डब्ल्यू है इसने आर साइन थीटा को बैलेंस कर रखा है, आपके वेट में आर साइन थीटा को बैलेंस कर रखा है, नहीं तो आप उड़ने लगते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप ऊपर जाने लगते, वेट ने आपको नीचे खींच रखा है, तो रुके हुए हैं। तो ये तो बैलेंस फोर्सेस है। अब ये जो आर कॉस थीटा है, इस आर कॉस थीटा पर किसी का बस नहीं चल रहा, तो ये आर कॉस थीटा ही वो फोर्स है जिस फोर्स से हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से आप एक्चुअली वॉक करते हैं, ठीक है। तो भाई इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, और पैदल वालों को गेट नंबर 3 से प्रॉब्लम नहीं है, पैदल वाले बच्चे गेट नंबर 3 से आ सकते हैं आराम से। हाँ, जिनके पास व्हीकल है वो गेट नंबर 1 से आ जाइए, जिनको पैदल आना है वो पैदल वाले गेट नंबर 3 से आ सकते हैं। हाँ, इस वाले से एंट्री ले सकते हो, एग्जिट वहाँ से ले सकते हो। एग्जिट पर रोक टोक नहीं, एग्जिट पर रोक टोक नहीं, एंट्री पर। वर्क एंड कंडीशन चल रहा है आजकल स्कूल में। अच्छा।